लेक्चर की तरफ शुक्रिया हम सर। मूव करते हैं जी। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है सेकंड लेक्चर में, वो असेसमेंट इन एजुकेशन को करना है। असेसमेंट, टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेलुएशन, ये हमारी चार बुनियादी टर्म्स हैं। इनको हम टेस्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। असेसमेंट क्या होती है, हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। असेसमेंट होती क्या है, क्यों की जाती है, इसका पर्पस क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैसे की जाती है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले उनसे सवाल पूछता हूँ कि मेरे बच्चे किसी भी टॉपिक के बारे में पहले कितना जानते हैं। अब इसके भी बेनिफिट्स हैं। ये मैं पूछता कैसे हूँ, मैं सवाल कर लूँगा बच्चों से, ठीक है। मैं उनको कोई चीज़ लिखवा लूँगा। अच्छा, मैं उन्हें कहूँगा कि कोई बच्चा इस चीज़ के बारे में यहाँ के स्टेज पे आके, डाइस पे आके, इन फ्रंट ऑफ क्लास आके सबको बता दे। ये मुख्तलिफ वेज हैं प्री असेसमेंट के, किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। अब मुझे आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज है, इतने बच्चों को है, इतनों को नहीं है, तो मेरे लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं उन एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लूँगा अपने लेक्चर को जो एग्जाम्पल्स मेरे बच्चे पहले से जानते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप टीचिंग करती हैं, आपकी टीचिंग अगर इंडक्टिव होती है, इंडक्टिव से मुराद पहले आप एग्जाम्पल देते हैं और वो एग्जाम्पल्स जिससे बच्चे को अवेयरनेस होती है थोड़ी या ज़्यादा, लाजमी नहीं हर एक चीज़ की बच्चे को अवेयरनेस हो, बट उससे रिलेटेड रेलिवेंट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे को थोड़ी बहुत होती है। ये हम क्लास 1 2 3 के बच्चों की बात नहीं कर रहे, उससे अगली क्लास में छोटे बच्चों को साहब क्या पता होता है इन चीज़ों को। पहले ये है कि हम उनके सामने फिर ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें रख के फिर उनको समझाते हैं। इसको कहते हैं कंक्रीट चीज़ों की मदद से चीज़ों बच्चों को समझाना। ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना कि चीज़ें सामने रख के, ये दिया था सबसे पहले हेनरिच पेस्टोलोजी ने। ये जितनी भी आजकल टीचर ट्रेनिंग्स हो रही है ना, इनका फादर है जॉन हेनरिच पेस्टोलोजी। उसने ऑब्जेक्ट लेसन दिया था। ऑब्जेक्ट लेसन से मुराद चीज़ें सामने रख के पढ़ाना, ताकि बच्चे अपने सेंसेस को यूज़ कर सके। और हमने हमने कल पढ़ा है कि 75% हम जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, बाय वाचिंग थिंग्स, चीज़ों को ऑब्जर्व करके, देख के, मुशाहिदा करके। अच्छा, अब ये दिया पेस्टलोजी ने। ही इज़ नाउन एज फादर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। यानी ये वोकेशनल एजुकेशन से मुराद जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग एक वोकेशनल एजुकेशन है, तो इसके वो फादर उन्होंने ये सबसे पहले। फिर किंडरगार्टन आया, फिर जो है डॉक्टर मौर्य मंटेसरी आई, तो ये मुख्तलिफ लोग फिर आए और उन्होंने फिर अपनी अपनी इनपुट्स दी। बहरहाल, अब मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे बच्चों को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, तो मैं, छोटे बच्चे हैं तो चीज़ें रख दूंगा, बड़े बच्चे हैं तो एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लूँगा। आसान हो जाएगा पढ़ाना, बच्चों के लिए समझना। टीचिंग आसान तो लर्निंग आसान। अच्छा, अब मैंने जो है वो देखा, अब ये मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी क्लास में इतनी कैसे, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको सुनने का प्रॉब्लम, देखने का प्रॉब्लम, बोलने का प्रॉब्लम, फोकस का प्रॉब्लम, मूवमेंट का प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। हम इनको कलेक्टिवली कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जितने नाम मैंने लिए। या इनका दूसरा एक नाम होता है लर्निंग लिमिट्स। तो हमारे बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या लर्निंग लिमिट्स क्या है। अब ये भी एक तरह की असेसमेंट होती है, ये भी पहले की जाती है। क्यों की जाती है, मैं लिख रहा हूँ, मेरे पीछे बैठे बच्चों को नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनका विजन का प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूँ, वो पीछे तक आवाज़ ही नहीं जा रही, क्योंकि उन बच्चों को सुनने का प्रॉब्लम है, वो ऊंचा सुनते हैं। मैं उनको आगे बिठा दूंगा, कोई मैग्नीफाइंग कोई चीज़ें दे दूंगा, वो उसको यूज़ करें, उनको बोर्ड पे नज़र आए। कोई एम्पलीफायर दे दूंगा कि मेरे वो बच्चे जो हैं क्लास के अंदर, इंक्लूजन जो मैंने किया, इंक्लूसिव एजुकेशन इसी को बोलते हैं, तो उन बच्चों की थोड़ा हेल्प आ जाए, हेल्प हो जाए। तो इसको हम कहते हैं जो सप्लीमेंट्री एड्स, ठीक है, कि हम जो अपने बच्चों को सप्लीमेंट्री जो एड्स देते हैं क्लास के अंदर। अब ये भी एक असेसमेंट है, इसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। अच्छा, अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो पहले किया ना, अब पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ड्यूरिंग टीचिंग में क्वेश्चन कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कर रहा हूँ, ग्रुप से कर रहा हूँ, बाई नेम कर रहा हूँ, जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्यों पूछता हूँ कि मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो अपने लेसन को मैं ड्यूरिंग लेसन ये देखना चाहता हूँ कि मैं इसको अगर कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। मैं बच्चों को समझ आ रही है तो मैं आगे चलूँ, अदरवाइज यहीं पे स्टक करूँ। ये चीज़ पहले बच्चों को क्लियर हो जाए, तो इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं।
ये भी बड़ी ज़रूरी है कि आप सारा लेक्चर बोलते रहें, एंड पे आपको पता चले कि आपके बच्चों को समझ ही कुछ नहीं आया, तो कख फ़ायदा ही ना हुआ आपके पढ़ाने का। अच्छा, फिर मैंने पढ़ा लिया सब कुछ, और मैं जो है आखिर पे सवाल करता हूँ। अब ये वो सवाल हैं कि मेरे बच्चों ने कितना कुछ गेन कर लिया। एक मैं सवाल कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मैं मौके पे आपसे क्वेश्चन करता हूँ, उस सवाल का जवाब देना कंपैरेटिवली ईजी होता है। जब मैं सारी लेक्चर को कंक्लूड कर लूँ और उसमें से जनरल कोई क्वेश्चन करूँ तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके जवाब देना, आंसर करना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसको वो जो पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद में सवाल पूछूंगा, वो समेटिव असेसमेंट होती है। अच्छा, मैं जो है सेमेस्टर के बाद आपका इम्तिहान लेता हूँ, तो ये इंटरम असेसमेंट कहलाएगी, बेंचमार्क या इंटरम असेसमेंट कहलाएगी, वगैरह वगैरह। बहुत सारी इसकी और भी टाइप्स हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, और कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं। आज हम कुछ पढ़ेंगे। अब ये असेसमेंट होती है कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं इसके बारे में बच्चों को कितनी अवेयरनेस है। अच्छा, जब पढ़ाना है तो बच्चों के साथ क्वेश्चनिंग करते रहना है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जिस पे फोकस किया जाता है वो ये है कि अगर आपके बच्चे आपसे ड्यूरिंग लेक्चर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, उनका फोकस है। चुप करके वो सुन रहे हैं, इसका मतलब या तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन को, लेक्चर को, टीचिंग को वो समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो इसलिए फिर क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। बहरहाल ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है असेसमेंट होती क्या है। अब इसकी हमने चार जो है ना टर्म्स हैं, एक होता है टेस्ट, एक होती है मेजरमेंट, एक होती है असेसमेंट, और एक होती है एवेलुएशन। हम इनको वन बाई वन देखेंगे कि क्या होती हैं। आप में से कोई बता सकता है टेस्ट क्या होता है? जी प्लीज। टेस्ट सर एक टूल है सर। रिसर्च में एक टूल होता है जी, टूल, डिवाइस, सब्जेक्ट। सवालात के मजमूए को टेस्ट हम बोलते हैं। मैंने कल आपसे एक टेस्ट लिया 20 नंबर का था, वो एक टेस्ट था। सेट ऑफ क्वेश्चन या सम ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम टेस्ट बोलते सर हैं। जी, दौरान साल जो स्टूडेंट या लर्नर होते हैं उनकी जो है जांच परख का नाम भी टेस्ट है कि उन्होंने दौरान साल जो हिसाब है जितना भी है क्या कुछ उन्होंने सीखा और क्या वो ये सरगर्मियों में हिस्सा असेसमेंट लिए। कहलाती है, ये टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट नहीं है जो आप कह रहे हैं, असेसमेंट होती है। अच्छा, मेजरमेंट सर फिर आती सम है। ऑफ क्वेश्चन इज हाँ, कॉल्ड सम टेस्ट। ऑफ क्वेश्चन सिंपल वे में हम कहते हैं कि सवालात का मजमूआ। ठीक है, अच्छा माइक ऑफ कर दें। मेजरमेंट, अब मेजरमेंट क्या है? आपने टेस्ट तो बना लिया, सवालात का मजमूआ। अब आप में से सब में तकरीबन सब लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, देन उसका स्कोर भी देखा होगा। मैं देख रहा था, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने स्क्रीन शॉट भी सेंड किए इनबॉक्स के अंदर, तो बड़ी खुशी हुई कि मुझे जितने भी वो थे स्क्रीन शॉट आए, एक के 7 नंबर भी थे, बाकी मेजोरिटी के 17, 18, 19, 20 किसी के नहीं थे, मैक्सिमम 19 तक आए हैं। तो मतलब मेरे लिए भी एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि आप लोगों ने लेक्चर को अंडरस्टैंड किए। आप लोगों को वो जो मैंने 1 घंटा लगाया है उसकी आप लोगों ने उसकी आउटपुट दी है। अब वो आउटपुट मैंने कैसे देखी? आपके स्कोर से। तो आपकी परफॉर्मेंस को हमने नंबर्स के अंदर बदल दिया, 19/20 भाई, 7/20, 15/20, 18/20। तो वो मेजरमेंट होती है, यानी जब आपके टेस्ट की मार्किंग, स्कोरिंग करते हैं ना, क्वांटिफिकेशन करते हैं, इसको मेजरमेंट बोलते हैं। मेजर हो गई जी आपकी परफॉर्मेंस। देन आता है असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या होती है, ये पहले मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब असेसमेंट क्या होती है? मैं ये देखूंगा, अब मेरे पास सारे स्टूडेंट्स के स्कोर आ रहे हैं, किसी के 7 आ रहे हैं, किसी के 10, ज़्यादातर लोगों के 17, 18, 19 आ रहे हैं। तो मैं ये असेस करूंगा, जायज़ा मेरा ये होगा, ठीक है, कि आपने मेरे लेक्चर को सही तरह अंडरस्टैंड किया, कि मेजॉरिटी लोग अच्छा स्कोर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो जो मेजरमेंट होती है ना, उसके जो नतायज होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, उसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को चीज़ बेहतर समझ आई या समझ नहीं आई। ठीक है, यानी वो हमें अंदाज़ा हो जाता है, उसको हम असेसमेंट बोलते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आप जी वाकई ये तो अच्छी रही है बात, अच्छा रहा रिजल्ट, और ये अच्छा नहीं रहा रिजल्ट, तो ये असेसमेंट होती है। और फिर आती है एवेलुएशन। एवेलुएशन होती है जजमेंट। आप देखें, जजमेंट हम कब करते हैं?
जजमेंट हम उस वक्त करते हैं जब हमने कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है, ये एंड पे की जाती है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता कि जो टेस्ट को पास करेगा तो उसको अगले डेमो लेक्चर में ऐड किया जाएगा, और टेस्ट के पासिंग मार्क्स में रख देता 15 सपोज। अब ये क्राइटेरिया हमने सेट कर लिया, तो इसकी बेस पे अब हम क्या करेंगे, आपको इवेलुएट करते हैं, ठीक है। इवेलुएशन कहते हैं जजमेंट, क्वालिटी, वर्थ। मैं सारे प्रोसेस की, मैंने जो पढ़ाया, आपने जो पढ़ा, हर एक प्रोसेस की नोट्स, कंटेंट, डिलीवरी, आपकी लर्निंग, मेरी टीचिंग, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट होता है इवेलुएशन। ये हमेशा एंड पे की जाती है, ठीक है। और इवेलुएशन के बाद आप किसी को कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री, या पास या फेल या प्रमोट या डिमोट करते हैं, असेसमेंट के बाद नहीं करते, ठीक है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है एवोल्यूशन। जी सॉरी, क्या सर कह रहे हैं? सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है ना एवोल्यूशन पे, सर सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ, सर्टिफिकेशन हम करते हैं, एंड पे होती है। अब ये जो चीज़ें, जो बातें मैंने की है ना, ये थोड़ा उनको ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। इन चारों टर्म्स को, जो टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन हमने बोला है, इनको मजमूई तौर पर हम बोलते हैं टेस्टिंग एलिमेंट्स। टेस्टिंग एलिमेंट्स, इनका जो हायरार्की अगर आप बनाएं तो सबसे लोएस्ट, नीचे नीचे ये टेस्ट आता है, फिर मेजरमेंट आती है, फिर असेसमेंट आती है, एंड देन इवैल्यूएशन। तो टेस्ट नैरोएस्ट इन स्कोप है, इवैल्यूएशन ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है। अब टेस्ट की डेफिनेशन अगर आप देखें, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर, ये रिसर्च के अंदर है, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च में टेस्ट की ये डेफिनेशन यूज होती है। इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, टूल, ये तीन इसके लिए कीवर्ड है, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस या टूल। अब देखें, मैंने एक सवालात का मजमूआ, एक इंस्ट्रूमेंट था मेरे पास, वो मैंने यूज किया ताकि आपका बिहेवियर, आपकी परफॉर्मेंस मेरे पास आ जाए, ये भी एक डेफिनेशन। फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन, टेस्ट के जरिए हम स्टूडेंट की जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। और तीसरी डेफिनेशन जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन हैविंग करेक्ट आंसर, जिसको एग्जामिनी यूजुअली आंसर ऑरली और इन राइटिंग, जिसको आप लिख के या फिर ज़बानी जवाब देते हैं, ये टेस्ट होता है, ये तो आसान है। अच्छा, फिर आता है मेजरमेंट। वही बात है कि आपके स्कोर को, आपकी परफॉर्मेंस को हमने स्कोर कर लिया, उसका देख लिया। क्वांटिफिकेशन, स्कोरिंग, नंबरिंग, ठीक है, इसको कहते हैं टेस्ट की परफॉर्मेंस को स्कोर, नंबर, मार्क्स लगाना मेजरमेंट कहलाता है। इसके ये कीवर्ड है, क्वांटिफाई करना, स्कोरिंग करना, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं असेसमेंट। आपके सारे स्टूडेंट के रिजल्ट मेरे पास आ रहे हैं 1 by 1, तो मैं वो गूगल ड्राइव से भी देख सकता हूँ कि आज जो है वो 160 लोगों ने सपोज टेस्ट अटैम्प्ट किया, इतने लोगों ने तकरीबन कल किया है, मैं शायद इससे ज़्यादा हो गया हूँ आज। तो उन्होंने जो टेस्ट अटैम्प्ट किया है, तो इस टेस्ट के जो स्कोर हैं, एवरेज स्कोर क्या आ रही है, कि लोएस्ट कौन सा स्कोर है, जैसे मैंने बताया 7 रहा है, और हाईएस्ट कौन सा है। अब ये 7 वाली कोई फीमेल थी और उन्होंने भी लेक्चर कल का अटेंड किया, ये नहीं कि उन्होंने नहीं किया, तो मतलब या तो उनको समझ नहीं है, या वो बिगनर थी, स्टार्ट था उनका, और या फिर उनके पास नेटवर्क का इशू होगा, मतलब जो भी रीज़न है। बट ये है कि ये स्कोर भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे टेस्ट स्कोर्स के अंदर, और 19 भी कर रहा है, 19 भी आए हैं कुछ लोगों के। तो परफॉर्मेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेंज बनती है। तो ये मेजरमेंट मुझे बता रही है कि मेरे टेस्ट के रिजल्ट क्या रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे मैं कि जी अच्छे रहे हैं, एवरेज रहे हैं, बिलो एवरेज रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा, जो मेजरमेंट के रिजल्ट हैं उसकी इंटरप्रिटेशन, तशरीह, मजीद समझ बूझ। इट मेक सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस से जो डाटा हमारे पास आया उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही है बच्चों की। तीसरी इसकी डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक एजुकेशनल टास्क। अब हमने टेस्ट लिया, उसके रिजल्ट को कलेक्ट किया, इंटरप्रेट किया, फिर रिकॉर्ड में रखा, ताकि नेक्स्ट जब मैं पढ़ाऊँ, नेक्स्ट जो मैं स्ट्रेटजी बनाऊँ, तो उसमें पिछले रिजल्ट को देख लूँ, कमज़ोर हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, अच्छे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि असेसमेंट के बाद, यानी असेसमेंट के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मेथडोलॉजी को। सपोज कल के मेरे लेक्चर के अंदर मेजॉरिटी के स्कोर आते 7, 8, 9, 10, 20 में से, तो मैं ये समझता कि या तो मैंने सही पढ़ाया नहीं है, या फिर दूसरा ये कि मेरा लेक्चर की जो लेंथ थी, टाइम के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, वो ज़्यादा थी,
या फिर टाइम भी ठीक था, मैंने पढ़ाया ज़्यादा है, मतलब 3 4 5 फैक्टर हो सकते हैं, तो मैं एक एक को कंसिडर करता अगले लेक्चर की डिलीवरी के लिए। इसी को कहते हैं यूजिंग इंफॉर्मेशन। बच्चे की इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसकी, उसी को मैं यूज़ करके इंटरप्रेट करता कि कहाँ पे इशू हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असेसमेंट के बाद आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अब ये आप ड्यूरिंग लेक्चर करते हैं। अब आता है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन आप उस वक्त करते हैं जब आप अपना काम फिनिश कर चुके होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसको एक सादा सा और एग्जांपल से इसको लेके चलते हैं कि असेसमेंट और एवेल्युएशन का डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, ये दोनों तो क्लियर होंगे। आप में से मेजॉरिटी यहाँ पे फीमेल है, तो आप कोई डिश बनाते हैं, इवन चाय आप बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग आप होटल्स पे जाएं तो वो भी उसमें जो चीनी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तो एक बार टेस्ट करते हैं कि लेवल इसका ठीक है, नॉर्मल है, कम है, ज़्यादा है, तो उसको फिर इस तरह मैनेज करते हैं। ये होती है असेसमेंट। वो होटल वाले तो ना हाथ पे रख के हल्की सी उसका सिप लेके चेक करते हैं कि ये ठीक है या गलत है, सही बन। घर में भी फीमेल चेक करती होंगी। ये होती है असेसमेंट। अब असेसमेंट के बाद आप चीनी उसमें कम है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, चीनी ज़्यादा डल गई थोड़ा दूध डाल दें, थोड़ी सी पत्ती और डाल दें। ये असेसमेंट है। असेसमेंट के बाद आपके पास ऑप्शन होता है करेक्शन का, ठीक है। और एवेल्युएशन आप कब करेंगे जी? आपकी चाय प्यालों में डल के गेस्ट के पास पहुंच चुकी है, आप उनको सर्व कर रहे हैं। अब उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसकी चीनी को कम ज़्यादा करें, दूध को कम ज़्यादा करें, पत्ती को कम ज़्यादा करें। उस वक्त उन्होंने कहना चाय बड़ी मज़ेदार बनी है, तो और पहला सिप लेते हुए वो आपके मुंह की तरफ देखेंगे कि कहाँ, पता नहीं कैसे चाय, किस तरह की चाय बनी हुई है। ये होती है एवेल्युएशन। अब ये आपकी ओवरऑल जजमेंट है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है उसको ठीक करके दोबारा प्रेजेंट करने का, ठीक है। इसी तरह क्लास के अंदर जब आप लेक्चर शुरू करते हैं तो वो आपकी असेसमेंट होती है टेस्ट के बाद, ठीक है। या आप सवाल करते हैं, ये लाजमी नहीं है कि आप रिटन फॉर्म में वो करें, मेजरमेंट करें। आप उनसे ज़बानी सवाल करें, 3 सवाल पूछे आपने एक बच्चे से, 2 उसको आए, 1 नहीं आया, तो आप जो है वो उसको मैयर ही कर रहे हैं कि ये देखें ये ठीक नहीं। अब उसके बाद उसकी असेसमेंट आप करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं रही। फिर आप एवेल्युएशन कब करते हैं? जब आप पूरा काम कर चुके होते हैं। उसके बाद आपके पास करेक्शन का, चीज़ों को रिवाइज करने का उस सेशन में ऑप्शन नहीं होता। एक लेक्चर में पूरा घंटा दे लूँ, देने के बाद मैं आपसे सवाल करूँ तो सवालों के जवाब आपको आए या ना, ये एवेल्युएशन होगी, ठीक है। तो ये ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है, सबसे ऊपर होती है। ये जजमेंट है वैल्यू, वर्थ या क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस की, ओवरऑल सारी क्वालिटी इसमें देखी जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि सारे टेस्ट, ऑल टेस्ट आर असेसमेंट बट ऑल असेसमेंट आर नॉट टेस्ट। कि सारे जो टेस्ट होते हैं ना उनकी हम असेसमेंट लाजमी करते हैं, लेकिन सारी असेसमेंट टेस्ट नहीं होती। आप जितने भी टेस्ट लेंगे आप स्कोर भी लगाएंगे, ठीक है, उनका नंबर भी लगाएंगे, और नंबर के बाद आप ये भी देखेंगे परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी, ये लाजमी हम देखते हैं। लेकिन सारी असेसमेंट में टेस्ट नहीं होते। जैसे आप सवाल क्लास के अंदर जो है बच्चों को ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन शरारतें कर रहे हैं। अब ये आप असेसमेंट तो कर रहे हैं, उसके लिए टेस्ट नहीं ले रहे आप बच्चों से, तो आप ऑब्जर्व करें, सिर्फ मुशाहिदा करें। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जितने भी टेस्ट होते हैं ना उनकी आप असेसमेंट ज़रूर करते हैं, बट सारी असेसमेंट टेस्ट नहीं होती, ठीक हो गया। तो ये हमारी 4 टर्म्स हैं और इनको हम टेस्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इसके बाद है अप्रोचेस टू असेसमेंट। अप्रोचेस टू असेसमेंट, ये 3 अप्रोच कहते हैं। मेरी वहाँ तक अप्रोच है, तो यहाँ पे भी वही कॉन्टेक्स्ट है। अप्रोच से मुराद हम किस वे से जो है असेसमेंट यानी वो रिजल्ट्स तक पहुँचते हैं, वो हम चाहे पहले करते हैं लेक्चर से, लेक्चर के दौरान करते हैं या लेक्चर के बाद करते हैं। टीचर खुद करता है, बच्चा अपनी खुद करता है, या बच्चे का कोई दोस्त करता है, ठीक है। तो अब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने ये आज का लेक्चर शुरू किया तो मैंने डेफिनेशन पूछी, व्हाट इज टेस्ट। मैं जानना चाह रहा था कि आप में से कितने लोग टेस्ट के बारे में जानते हैं। ये प्री असेसमेंट थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के दौरान मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक हो गया। तो ऐसी असेसमेंट जिसमें हम लेक्चर को पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान सवाल पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? बिफोर या ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन क्यों पूछते हैं? अब बिफोर की बात आएगी टू जज
द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के साबका मालूमात का जायजा लेने के लिए, ये तो बिफोर वाली हो गई। या फिर डायग्नोज द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स, बच्चों को प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, हमारे बच्चों को मेडिकल उनके प्रॉब्लम, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि उनको लिसनिंग का, हेयरिंग का, स्पीकिंग का वगैरह वगैरह, मोबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो वो भी हम पहले से उनको जज कर लेते हैं ताकि फिर उसी के मुताबिक हम अपनी इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन करें। अच्छा, ये भी हो गया। तो फिर हम ड्यूरिंग क्लास, पढ़ाने के दौरान हम सवालात करते रहते हैं, ठीक है। अब ये सारे सवाल क्यों कर रहे हैं? हम बच्चे की लर्निंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। असेसमेंट, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब फॉर का मतलब होता है लर्निंग के लिए, हम ये नहीं जानना चाह रहे कि बच्चे को कितना पता है, ठीक है। हम उसको जज नहीं करना चाह रहे होते हैं, हम सिर्फ उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो उसके पास है वो देखना चाह रहे होते हैं, या फिर उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल देखना चाह रहे हैं कि वो कितना हमें हमारी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो लर्निंग हमने कल पढ़ा है कि बच्चा जो चीज़ गेन करता है ना, वो उसकी लर्निंग होती है। तो लर्निंग के लिए, चाहे वो आप जो है टीचिंग से पहले कर रहे हैं, टीचिंग के दौरान कर रहे हैं, वो तमाम तर असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाती हैं, ठीक है। और वो लर्निंग वो असेसमेंट जो लर्निंग के बाद करते हैं, आफ्टर, ठीक है। बिफोर या ड्यूरिंग आप असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं कि बच्चे को पहले कितना इल्म था, अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको कितनी समझ आ रही है, या उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होगी? डन आफ्टर द लेसन और कोर्स। आप एक लेसन, चैप्टर, यूनिट पढ़ा लेते हैं, उसके बाद जो असेसमेंट आप बच्चे की करते हैं वो अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। पहले थी लर्निंग के लिए, ठीक है, बेहतर पढ़ाने के लिए, बेहतर उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग की असेसमेंट, यानी बच्चे ने कितना आप गेन कर लिया है, ठीक है। तो ये जो है वो दो अप्रोचेस बहुत कॉमन है। All assessment that are done before or during lesson to improve teaching and learning. It enables the teacher to use information about student knowledge, understanding and skill to inform their teaching. Teacher provide feedback to student about their learning and how to improve. यानी टीचर बच्चों को बताता है कि भाई आपको जहाँ समझ आई है, यहाँ नहीं आई, तो वो ड्यूरिंग या बिफोर ये चीज़ें डिस्कस करता है। अब जो आफ्टर वाली होती है, ऑल असेसमेंट डन आफ्टर लेसन और कोर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, के बच्चे ने कितना कुछ अचीव कर लिया। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग के एग्जांपल फॉर्मेटिव है, प्री असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग की समेटिव असेसमेंट है, पोर्टफोलियो असेसमेंट है, एनआरटी है और सीआरटी है। ये हम सारी अभी देखेंगे। तीसरी एक अप्रोच भी होती है। अब ये तो टीचर कर रहा है, फॉर लर्निंग भी टीचर कर रहा है, ऑफ लर्निंग भी टीचर कर रहा है, लेकिन ये काम बाज़ औक़ात हमारा बच्चा भी कर रहा होता है, ऑफ लर्निंग भी, फॉर लर्निंग भी। जब एक बच्चा या उसका कोई क्लासमेट, पीयर जिसे हम बोलते हैं, वो यानी बच्चा अपनी असेसमेंट खुद कर रहा है या उसका कोई क्लासमेट उसकी यही वाली असेसमेंट कर रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट एज लर्निंग। इसको हम सेल्फ रेगुलेशन भी बोलते हैं। इप्सिटिव, सेल्फ और पीयर असेसमेंट इसके एग्जाम्पल हैं, अगली स्लाइड में आएंगे। तो एक बच्चा अपनी असेसमेंट खुद करता है या उसका पीयर क्लासमेट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये तीन अप्रोचेज हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो मजीद ये आपको क्लियर हो जाएगा। प्लेसमेंट असेसमेंट से हम स्टार्ट करते हैं नीचे से। रेडीनेस टेस्ट है, प्लेसमेंट असेसमेंट है। आप देखें प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है। हम किसी बच्चे को किसी कोर्स में, किसी ग्रेड के अंदर एडमिशन देने के लिए जो टेस्ट लेते हैं, जो असेसमेंट करते हैं, उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं। किसी बच्चे को किसी कोर्स या ग्रेड के अंदर बिठाने के लिए, एडमिशन ऑफर करने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या देखना चाह रहे होते हैं कि कोर्स पढ़ाने से पहले बच्चे का प्रीवियस नॉलेज कितना है वो देखना चाह रहे होते हैं। अगर बच्चा वहाँ पे बैठने के काबिल होता है तो हम बिठाते हैं, अदरवाइज हम पेरेंट्स से एक्सक्यूज कर लेते हैं कि नहीं जी आपका बच्चा तो पिछले ग्रेड में बैठेगा। इसको हम कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। आपको अल्लाह ताला कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपकी जो पीपीएससी, एफपीएससी, केपीएससी, एचएकेपीएससी की, एसपीएससी की असेसमेंट होगी, टेस्ट होगा, वो प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाता है। आपको कोई जॉब ऑफर की जा रही है, प्लेस किया जा रहा है आपको किसी पोस्ट डेजिग्नेशन पोजीशन के ऊपर,
तो ये भी जैसे CSS PMS या आपकी जितनी भी एग्ज़ाम होंगे, टेस्ट इंटरव्यू, ये आपकी प्लेसमेंट असेसमेंट में आएगा। ठीक है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है कि बच्चे को कितनी लर्निंग है, कितनी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह एक टेस्ट होता है रेडीनेस टेस्ट, ये भी बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जज करने के लिए होता है। हम एक बच्चे से सवाल करते हैं टेस्ट यानी लेक्चर पढ़ाने से पहले कि बच्चा रेडी है। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस कल आपने पढ़ा, तो बच्चा रेडी है। प्रीवियस नॉलेज को हम जज करते हैं बच्चे के। हम कैसे जज करते हैं? हम बच्चे से उसकी मिसाल के तौर पर टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। बच्चों, आप में से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन कौन जानता है? अच्छा, पौधे कौन सी जो गैस है वो इनटेक करते हैं और कौन सी जो है वो खारिज करते हैं? ठीक है, कौन सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो मतलब बच्चों को कितनी इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ की। अच्छा, हम सांस में कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, जो है वो रोशनी कब होती है, सूरज की रोशनी में हीट हरारत होती है कि नहीं होती। अब ये सारी चीज़ें हम बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जज कर रहे हैं कि कैसे सूरज की रोशनी में पत्ते पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके हमारे लिए जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो मतलब हम उसका प्रीवियस नॉलेज जज कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं रेडीनेस टेस्ट। टेस्ट यूज्ड टू मेजर द प्रीवियस नॉलेज एंड क्वेश्चन विच लिंक द प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज, इसको हम रेडीनेस टेस्ट बोलते हैं। ठीक हो गया, ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग, सॉरी हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग की एग्जांपल है। अब दूसरी आती है डायग्नोस्टिक। डॉक्टर, जैसे हमने डायग्नोज किया, डॉक्टर ने क्या उसने सजेस्ट किया, क्या एडवाइस की, उसने टेस्ट लिख दिया। अच्छा, डायग्नोसिस होता है किसी को टेस्ट करना। ठीक है, तो डॉक्टर के पास अल्लाह ताला ना ले जाए आप लोगों को, डॉक्टर यहाँ तो कसाई है हमारे। मेरे गांव की एक बुजुर्ग खातून है, एक दफ़ा मुझे कहती हैं, बेटा मुझे ना आप डॉक्टर के पास ले जाएं अपनी गाड़ी में। मैंने कहा चलें जी। अच्छा, हम आ गए तो उनको कोई चेस्ट इन्फेक्शन था, तो डॉक्टर को मैंने चेक करवाया, उसने को 3 4 5 टेस्ट लिख दिए। एक टेस्ट कराया, फिर दूसरा कराया, फिर तीसरा कराया, चौथा। 5वें टेस्ट कराने के लिए जब मैं गया ना, तो वो अम्मा कहती हैं हमारी अपनी सराय की ज़ुबान में कि पुत्र मेरे को पैसे मुक गए, यानी बेटा मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, हम घर चलते हैं। अब मुझे वहाँ पे मतलब एकदम से कपकपी सी तारी हो गई कि क्या मतलब वो चेस्ट का प्रॉब्लम था, तो मतलब जानबूझ के टेस्ट पे टेस्ट, ये नहीं ये करा लो, ये नहीं ये करा लो, ये नहीं ये करा लो, जो ज़रूरी है आप कराएं। आप यकीन करें, वो उसने जब वो यहाँ से घर वापस जाती, तीसरे दिन वो ठीक हो जाती। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि हमारे खैर से डॉक्टर कसाई हैं, अल्लाह ना ले जाए। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, आपकी फैमिलीज़ को, आने वाली नस्लों को। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है ना, जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है, फिर दवाई लिखता है, फिर उसको ट्रीट करता है। ठीक है, ये नहीं होता कि वो आते ही मरीज को देखे बगैर पहले दवाई लिखता है, फिर वो सोचे कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम भी ऐसे ही करते हैं कि ये नहीं है कि बच्चे क्लास में बैठे हैं, आए हम शुरू हो जाएं कि ये पढ़ाना, फिर बाद में हमें पता चले कि आधे बच्चे हैं जिनका तो आई साइट का प्रॉब्लम था, उनको तो नज़र ही नहीं आया जो मैं पढ़ाता रहूँ, खपता रहूँ 2 घंटे। तो हम पहले काम यही करते हैं। बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज, विजन, हेयरिंग, लिसनिंग, ठीक है, मोबिलिटी, फोकस, मेंटल कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, अपनी इंस्ट्रक्शन को उसके मुताबिक डिज़ाइन कर लेंगे। इट इज़ नाउन एज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, स्ट्रेंथ या वीकनेसेस बच्चों की आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं, मेडिकल रीज़न, मेडिकल डिफ़िकल्टीज़, तो इसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम बोलते हैं। फिर आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तकरीबन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे पता चल गया, बच्चों को प्लेस कर दिया, रेडीनेस टेस्ट, प्रीवियस न्यू को लिंक कर दिया, डायग्नोज कर लिया। अब ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो असेसमेंट की जाती है, पहला लफ्ज़ पढ़ाने से आखिरी लफ्ज़ ख़त्म करने तक, ठीक है, जो असेसमेंट मैं करूँगा वो सारी की सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी। इसका पर्पज़ क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, कितना बच्चा समझ रहा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है टू प्रोवाइड फीडबैक, हम बच्चे को फीडबैक दे रहे होते हैं कि ये आपकी बात ठीक है, आपको समझ आई है कि नहीं आई। ठीक हो गया।
तो ये हमारी जो है वो 4 टाइप्स होती हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की, एग्जांपल्स हैं। जितनी भी तरह की क्लासरूम असेसमेंट हम करते हैं ना, उनका मकसद होता है टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग को बेहतर से बेहतर करना, एंड अल्टीमेटली टू इम्प्रूव लर्निंग, ताकि बच्चे की बेहतर से बेहतर लर्निंग हो। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना असेसमेंट एज लर्निंग है, ये कौन सी है जी, जो एंड पे की जाती है, जो बच्चा खुद करता है या उसका क्लासमेट? जी शाबाश। सर जो बच्चे की क्लासमेट करते सीखता हैं, है। peer जो से बच्चा खुद करता है, हम्म, ये Self वो जो learning, बच्चा sir. खुद करता है वो असेसमेंट एज लर्निंग। यस, ये वो असेसमेंट होती है जो बच्चा खुद करता है या उसका कोई क्लासमेट करता है। ठीक है, अब इसकी भी यहाँ पे 4 टाइप्स लिखी हुई हैं, 3 टाइप्स हैं, चौथी इसके साथ एक रिलेटेड टर्म है। सबसे पहले लिखी हुई है इप्सिटिव असेसमेंट। अच्छा, पहले ना सेल्फ असेसमेंट चलें देख लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप जो है ना अपने आप से सवाल पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं, आज के लेक्चर की नहीं मुझे समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये बात मुझे ज़्यादा समझ आई है, ये मेरी कन्फ्यूजन रह गई, ये मैं अभी सवाल सर से पूछूंगी। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, यानी अपने एक्शन, एटीट्यूड या परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज करेगा बच्चा। जैसे इस वक्त आप में से बहुत से लोग कर रहे होंगे, खुद रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करते हैं अक्कासी करना, खूबियां खामियां ढूंढना, ये रिफ्लेक्शन होती है। तो आप अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है, और फिर ये देखेंगे कि मैंने इसको बेहतर कैसे करना है। पहला ऑप्शन होगा सर से अभी सवाल पूछती हूँ, मैं एंड पे पूछ लूंगा, मैं क्लास के बाद सर को इनबॉक्स कर दूंगी। तो ये सेल्फ असेसमेंट होती है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को, जो अच्छी है बुरी है, आप उसको क्या करें, खुद इवेलुएट करें, खुद रिफ्लेक्ट करें, ये सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, इसमें प्रीवियस, न्यू, पिछली, अगली की बात नहीं है। जो मौजूदा आप समझ रहे हैं ना जी, जो आपको समझाई गई है, सिर्फ आप उस एक पॉइंट पे फोकस करें कि आज के लेक्चर की मुझे समझ आई या नहीं आई। दूसरा है इप्सिटिव असेसमेंट। अब मैंने आज एक टेस्ट, कल एक टेस्ट लिया था आपसे, एक मैं आज फिर आपको शेयर करूंगा इस लेक्चर के बाद। तो वो जो ऑनलाइन गूगल ड्राइव आप टेस्ट लेंगे, यही टेस्ट इंशाल्लाह आपको फुल सेशन में 65 डेज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप जो है ना डेली देखेंगे कि पहले दिन मेरा 19 नंबर आए, दूसरे दिन मेरे 17 हो गए। क्यों हुए भाई, 2 नंबर कम क्यों हुए? मैंने तो लेक्चर पहले दिन की तरह ही जो है वो प्रॉपर अटेंड किया था। ठीक है, तो एक बच्चा जब अपनी पिछली वाली और मौजूदा परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, और कंपैरिजन के बाद वो ये देखता है कि मेरी जो प्रीवियस जो असेसमेंट थी उसमें जो मेरा स्कोर था वो मौजूदा से बेहतर है, या मौजूदा का स्कोर प्रीवियस से बेहतर है। तो अगर तो नया स्कोर कम होता है तो बच्चा साधारण सोच विचार में कि पिछले टेस्ट में 19 आए, इसमें 15 आ गए, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है भाई। इसको हम इप्सिटिव असेसमेंट कहते हैं। इट मेजर्स द परफॉर्मेंस of a student against previous performance from that student. With this method you are trying to improve the performance of a student by comparing his previous result. बच्चा अपनी previous result को compare कर रहा है अपनी current performance के साथ। It is ipsitive assessment। ठीक हो गया? अब ये हो गई तो इसकी जी ये तो समझा दें, ये समझ नहीं आई आपने, ये क्या बताया इसका? जी, कोई अच्छा इनको समझा सकता है मैंने क्या बताया इसका इप्सिटिव असेसमेंट का? शाबाश, हिम्मत करें, कोई रिपीट कर दे मेरी बात। सर मैं बताऊं? सर आपने जी कहा बताएं। सर आपने कहा कि अगर हम जो कल टेस्ट ली, फॉर एग्जांपल आज भी आपने जो टेस्ट ली, आज भी आप एक दूसरी टेस्ट लेंगे, तो अगर इनके मार्क्स कल से आज कम आए हैं तो ये खुद को असेस करेंगी कि क्यों मेरे कम आए, तो उस असेसमेंट को इप्सिटिव असेसमेंट कहते हैं। यानी प्रीवियस को और करंट जो असेसमेंट है ना, दोनों को कंपेयर करना है, कंपैरिजन करके देखना है। बेहतरी आई है बहुत खुश होते हैं हम, अगर कोई कमी आ गई है तो फिर परेशान होते हैं हम। तो इसको इप्सिटिव असेसमेंट बोला जाता है। फिर आता है पीयर असेसमेंट या पीयर अच्छा, असेसमेंट का दूसरा नाम अप्रेजल होता है, याद रखिएगा। टेस्ट का दूसरा नाम टूल, डिवाइस या फिर क्या होता है, टूल, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट। यस, ये तीन उसके सिनोनिम समझ लें, टेस्ट, टूल, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट होता है। और मेजरमेंट जो है वो स्कोरिंग, क्वांटिफिकेशन या मार्किंग, ये सिनोनिम्स है। असेसमेंट का दूसरा नाम अप्रेजल होता है और इवेल्युएशन का दूसरा नाम जजमेंट होता है।
ठीक है, ये मैंने आपको अल्टरनेटिव नेम्स बताए हैं। बाज़ औक़ात पेपर में बल्कि पूछे गए हैं पेपर के अंदर कि जजमेंट क्या होती है, अप्रेजल जो है वो किसका फॉर्मल नेम है, ठीक है, और टेस्ट जो है वो क्या होता है। तो ये टूल डिवाइस तो ये पूछे जा चुके हैं पेपर में। माइक किसी का ऑन है, ऑफ कर दें। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पीयर असेसमेंट की। पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल एक ही बात है। पीयर कहते हैं ऐसे अफराद को जिनका नॉलेज लेवल सेम होता है। यूजुअली ये क्लासमेट जितने भी होते हैं उनका नॉलेज लेवल सेम होता है, एज ग्रुप भी सेम होता है। तो पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल ये है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की असेसमेंट कर रहा है। टीचर ने सवाल दे दिया, उसने कहा जी ये सवाल है, 10 मिनट हैं आपके पास, आप रिवाइज कर लें। अब बच्चे को कहीं से कोई प्रॉब्लम है, साथ बैठे अपने क्लासमेट से जी सर ने कैसे, मैम ने कैसे पढ़ाया था, तो वो उसको बताता है। अच्छा, वो कहते हैं चले मैं याद कर लेता हूँ, आप मुझसे सुन लें, फिर आप याद करके मुझे सुना देना, आप मुझे लिखवाएं मैं आपको लिखवाता हूँ। ये पीयर असेसमेंट कहलाती है। ठीक हो गया। इससे भी बच्चे एक दूसरे को फीडबैक देते हैं कि तुम्हारी ये बात ठीक है भाई, तुम्हारी ये बात गलत है। अब वो जो फीडबैक दिया जाता है ना एक दूसरे को, इसको पीयर रिव्यू बोला जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लास में मेरे पास असद मौजूद हैं, असद और मैं स्टूडेंट हैं, क्लासमेट्स हैं, पीयर हैं। तो मैं असद से सवाल पूछता हूँ, असद मेरे से सवाल पूछते हैं, फिर मेरे सवाल सारे गलत हो जाते हैं, असद के सारे सवाल ठीक हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ असद वेल डन यार, आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है। असद मुझे कहते हैं कि आपका तो कोई हाल नहीं है, आपको तो एक डेफिनेशन ही नहीं आती, या ये डेफिनेशन जो आपने बताई इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लें। तो ये होता है फीडबैक। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, यहाँ से इसको ऐसे कर लो, आप अपनी लिखाई को बेहतर करो, इसको स्पेलिंग ठीक लिखो। ये हम कॉपियों पे लिखते हैं ना, कमेंट्स लिखते हैं, वो फीडबैक कहलाता है। तो जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को इस तरह का फीडबैक देते हैं तो इसको पीयर रिव्यू कहा जाता है। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग आ जाता है जी, तीसरी अप्रोच हमारी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये समेटिव असेसमेंट, वही जो एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड पे सर्टिफाइंग फाइनल को जो जजमेंट की जाती है, जिस पे आप सर्टिफिकेशन करते हैं, कोई डिग्री उसको ऑफर करते हैं, कोई सर्टिफिकेट देते हैं, वो जो एंड पे होती है उसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ये हमेशा एंड पे होती है। उसके बाद इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट, और एक है कंटिन्यूअस असेसमेंट। इन दोनों को थोड़ा सा समझिएगा, है बहुत ही आसान। अब हम क्या करते हैं, एक असेसमेंट हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आपका इम्तिहान कब होगा, सेमेस्टर ब्रेक में होगा, मिड टर्म में होगा, सेमेस्टर के एंड पे होगा, ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं कि ये आपका कोर्स है, मिसाल के तौर पर 5 चैप्टर हैं टोटल आपके कोर्स में, तो 3 चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट होगा, फिर अगले 2 के बाद होगा, फिर फुल कोर्स से हो जाएगा। अब हमने क्या किया, कोर्स डिसाइड कर लिया। क्या चीज़ डिसाइड की है, कोर्स। टाइम नहीं किया कि 2 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा, नो, हमने कंटेंट को डिवाइड कर लिया। कंटेंट पे हमने एक मार्क लगा दिया कि जो है फ्रीक्वेंट उस पे पीरियड पे, एक ख़ास पीरियड पे, एक इंटरवल पे जाके आपका जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि एक सेमेस्टर की उसका जब मिड टेस्ट होता है वो भी होता है, फिर एंड पे सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम भी होता है। तो ये बेसिकली हम जो है ना किसी ग्रेडिंग पीरियड से मुराद ये है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये जो कोर्स है जैसे ही मुकम्मल होगा तो आपका कोर्स मुकम्मल, तो आपका इम्तिहान हो जाएगा। या फिर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि 3 माह के बाद आपका पेपर हो जाएगा। अब ये देखें, इसके अंदर हमने पहले तो कंटेंट देखा। अगर कंटेंट आप नहीं करें तो एक ही टाइम फ्रेम आप फिक्स करें कि इतने इंटरवल के बाद आपका इम्तिहान होगा, ठीक है। 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, या इतने कोर्स के बाद आपका इम्तिहान होगा। इसको हम बोलते हैं इंटरम या फिर बेंचमार्क असेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरम ये है कि इतने टाइम के बाद आपका टेस्ट होगा। बेंचमार्क ये है कि इतने कोर्स के बाद, ठीक है, इतने कोर्स के बाद, इतने इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद, इतने यूनिट्स पढ़ने के बाद आपका टेस्ट होगा। तो इसको हम इंटरम या फिर बेंचमार्क असेसमेंट बोलते हैं। इसके बरक्स होती है कंटिन्यूअस असेसमेंट। कंटिन्यूअस असेसमेंट में हम जो है वो एक ही या 2 टेस्ट डिसाइड नहीं करते, हम डेली टेस्ट लेंगे, हम हर वीकेंड पे टेस्ट लेंगे, हम हर यकम पे टेस्ट लेंगे। तो ये टेस्ट स्टार्ट से एंड तक कंटिन्यूअस चलते हैं। मैं डिफरेंस दोबारा बताता हूँ।
इसमें इंटरनल या बेंचमार्क में हमने बात की है कि हम एक पीरियड फिक्स कर लेते हैं कि जी एंड पे ही इम्तिहान होगा, तो ये आपका ये है वही समेटिव की टाइप्स है, तो ये एंड पे आपका हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है, तो और ये फाइनल होगा, तो ये भी एक बेंचमार्क असेसमेंट है। जबकि कंटिन्यूस में ऐसा नहीं होता, इसमें हमने अगर डेली टेस्ट लेना है तो डेली होगा, वीकली लेना है तो हर मंडे को या संडे को हो जाएगा, फोर्टनाइटली लेना है तो हर 15 दिन बाद आपका टेस्ट होगा, मंथली लेना है तो हर महीने की यकम को, ठीक है। तो इसको हम जो है वो कंटिन्यूस असेसमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने जो अपने स्टूडेंट को जो मैं टेस्ट लेता हूँ वो कंटिन्यूस असेसमेंट करता हूँ, हर रोज टेस्ट होता है, थोड़ा पढ़ा ज़्यादा पढ़ा टेस्ट डेली होगा, तो ये कंटिन्यूस असेसमेंट कहलाती है। तो ये हमारी 3 अप्रोचेस थी, अप्रोचेस टू असेसमेंट। पहली थी जी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दूसरी असेसमेंट एज लर्निंग और तीसरी असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये हमने पढ़ ली। इसके बाद जो है अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस असेसमेंट एंड प्रोडक्ट असेसमेंट। एक मैं आपको इसका क्लू देता हूँ, आप इसको समझिए और आप में से कोई एक मेल मुझे प्रोसेस की डेफिनेशन बताएगा और एग्जांपल देगा, और कोई फीमेल प्रोडक्ट की देगी। बात को समझना है, आपने जितनी टाइप्स पढ़ी है ना, इसमें से बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ठीक है, ये वही बातें हैं, सिर्फ नाम का फर्क है। यहाँ पे हमने टर्म चेंज कर दिए। चाय आप बना रहे हैं तो चाय बनने तक उसको जो आप टेस्ट करते रहते हैं वो आपकी प्रोसेस असेसमेंट है। चाय मेहमान के आगे पेश हो गई तो वो टेस्ट करेगा, अम्मी को आपने कब पेश कर दिया वो इसका टेस्ट बताएगी, ये प्रोडक्ट असेसमेंट है। अब आप मुझे बताएंगे कि जितनी टाइप्स पीछे हमने पढ़ी हैं, फॉर्मेटिव पढ़ी है, डायग्नोस्टिक पढ़ी है और सबमिटिव पढ़ी है, इनमें से कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोडक्ट है। प्रोसेस जो है वो कोई मेल बताएगा, प्रोडक्ट फीमेल। जी सर, प्रोसेस जो है वो आप मेल हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट है और आप मेल हैं? सबमिटिव है, सॉरी आप मेल हैं? मेल फीमेल। अच्छा फीमेल है तो फिर थोड़ा सा वेट करें। जी फॉर्मेटिव सर प्रोसेस है। फॉर्मेटिव प्रोसेस है, और फॉर्मेटिव के अलावा भी बताएं। अच्छा ये प्रोसेस असेसमेंट कब होगी, इसकी डेफिनेशन भी कोई मेल बता दे, शाबाश, एग्जांपल ठीक है। ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस में। अच्छा ये सिर्फ ड्यूरिंग होगी या बिफोर भी हो सकती है? सर दोनों हो सकती हैं। यूजुअली ड्यूरिंग होती है लेकिन बिफोर वाली भी हो सकती है। जी आप फीमेल की बारी, एग्जांपल दें और डेफिनेशन बताएं, शाबाश। सर प्रोडक्ट असेसमेंट आपने कहा कि कौन सी होती है, तो सबमिटिव असेसमेंट या हम कह दें कि बेंचमार्क असेसमेंट, जैसे आपने अभी बताया कि वो भी टाइप है सबमिटिव असेसमेंट की, तो हम उसको प्रोडक्ट असेसमेंट कह सकते हैं। ये एट द एंड होती है। वेरी गुड, यही बातें थी जी। आपने सर सबमिटिव एट द एंड होती है। यस वेल डन। आप फीमेल थे? अच्छा, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ये जो बातें आपने बताई हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। आई थिंक मुझे इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग जो असेसमेंट होती है वो प्रोसेस होती है। आफ्टर टीचिंग लर्निंग जो असेसमेंट होती है उसको हम प्रोडक्ट असेसमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद टाइप्स ऑफ असेसमेंट या एवेलुएशन, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। ये भी हमने पढ़ लिया है, प्लेसमेंट भी हमने पढ़ लिया, डायग्नोस्टिक भी, फॉर्मेटिव भी और सबमिटिव भी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है फेजेस ऑफ एवेलुएशन। इवेल्युएशन या असेसमेंट के 3 फेजेस होते हैं, प्लानिंग फेज, प्रोसेस फेज एंड प्रोडक्ट फेज। मैंने आपका इम्तिहान लेना है, आज का टेस्ट लेना है, ये 3 स्टेप्स पे ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगा सिचुएशनल एनालिसिस, ठीक है। सिचुएशनल एनालिसिस में ये देखूंगा कि मेरे पास टॉपिक कौन सा है, स्टूडेंट को मैंने टेस्ट किस फॉर्मेट में देना है, पीडीएफ, पिक्चर बना के, गूगल ड्राइव का, ठीक है, या उसमें पीपीटी में जो है वो पावर पॉइंट पे भेज दूँ, मतलब मुख्तलिफ फॉर्मेट है, एलएमएस पे भेज दूँ। तो ये 4, 5, 7 मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं सिचुएशन एनालिसिस कर रहा हूँ कि मुझे किस तरह का टेस्ट बनाना है, इस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं इस टेस्ट से क्या चीज़ मतलब जज करना चाह रहा हूँ बच्चों की, ठीक है, और टेस्ट का फॉर्मेट कैसे होगा, ठीक हो गया, इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे,
सब्जेक्टिव टेस्ट होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? ऑब्जेक्टिव है तो एमसीक्यू बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, कॉलम मैचिंग है, क्या है? तो ये सारी चीज़ें मैं प्लानिंग में देखता हूँ और मैं टेस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देख के प्लान करता हूँ, प्लानिंग में आप अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं, टेस्ट आपका बन गया। अब जो है लेक्चर ख़त्म होता है तो मैं जो है वो टेस्ट आपको भेज देता हूँ, आप सब शुरू हो जाएंगे टेस्ट अटैम्प्ट करने में। ये प्रोसेस फेज़ है। मैं क्लास में, आप मेरे स्टूडेंट हैं बैठे हुए हैं, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि ये देखें जी, ये टैबलेट लें और हर बंदा जो है गूगल ड्राइव टेस्ट जो है वो फौरी तौर पर करता जाए इस टैबलेट के ऊपर और एंड पे अपना स्कोर मुझे दिखाएगा। तो ये प्रोसेस फेज़ हो जाएगा। आप जो है वो पेज देते हैं बच्चों को, पेपर आंसर शीट देते हैं, उस पर सॉल्व करते हैं, ये प्रोसेस हो जाएगा। देन प्रोडक्ट क्या होता है कि आपने उसको स्कोर करना है। गूगल ड्राइव वाला तो साधारण ऑटोमेटिक सिस्टम है, अगर मैनुअल है तो आप उसको स्कोर करते हैं, उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, हाईएस्ट से लोएस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली पोजीशन और आखिरी बच्चे, ये आप इस तरह एक रैंकिंग करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर टू हायर आर्डर या हायर टू लोअर आर्डर, तरतीब सऊदी, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, तरतीब सऊदी नज़ूली आप बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका प्रोडक्ट फेज़ है जिसमें आप नंबर लगाते हैं, जिसमें आप उनकी तरतीब बनाते हैं, जिसमें आप उनको एंड पे सर्टिफिकेशन करते हैं। तो ये प्रोडक्ट फेज़ है। अच्छा जी, लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेसिकली किसी के काम करने के एक एरिया को पोर्टफोलियो कहा जाता है। और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि आपने जो आपकी जुरिस्डिक्शन है, जो आपका वर्क एरिया है, तो वहाँ पे जो कुछ आपने अचीव किया है वो भी आपका पोर्टफोलियो होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी की बात करूँ, आज मैं उसमें था ट्रेनिंग में, हमारी इलेक्शन ट्रेनिंग हो रही है, ये बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो रही। तो मैं अपनी तहसील का फोकल पर्सन हूँ। तो एक ना अननोन नंबर से मुझे कॉल आई है कि मैंने जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी के ऑनर से बात करनी है। तो मैंने कहा जी आप फरमाइए। तो वो कहते हैं कि जी नहीं, मुझे ऑनर से बात करनी। मैं कहा मैं ऑनर ही बात कर, कहते नहीं आप प्लीज़ मेरी उनसे बात। मैंने कहा भाई मैं खुद ही बात कर रहा हूँ, आप फरमाइए। तो उसने कहा कि सर ऐसे ऐसे मेरी फ़िज़िक्स की डिग्री थी BS की, तो मैंने स्विच की 2018 में कंप्यूटर पे। अब मैं वो क्या उसे कहता हूँ CO एक्सपर्ट इस तरह का वो बता रहा था, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, वो भी बकर का था, तो आप आ जाएँ। तो खैर वो थोड़ी देर बाद आ गया। तो उसने कहा सर मेरा ऑनलाइन बहुत बड़ा वसी नेटवर्क है और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ ना एग्रीमेंट करें और हम मिल के इसको एक वेबसाइट बनाएं और सारे लेक्चर टेस्ट सारी चीज़ें कंटेंट हम नोट्स दें सॉफ्ट फॉर्म में, जो है स्टूडेंट उसको देखें, पढ़ें, टेस्ट अटैम्प्ट करें, लेक्चर सुने, हर एक चीज़ हमारी एक क्लिक पे हो। मैं कहा ये बड़ी अच्छी बात है। तो उसने मेरे से पूछा कि आपके पास क्या क्या मौजूद है। तो मैंने उसको अपना पोर्टफोलियो बताया, कलेक्शन ऑफ वर्क बताया कि भाई मेरे पास एट लीस्ट जो है वो 15,000 MCQs मौजूद हैं एजुकेशन पे। मेरे पास सब्जेक्टिव बुक मौजूद है, इंटरव्यू के सॉल्व फॉर्म में आंसर मौजूद हैं, टेस्ट मौजूद हैं, अच्छा नोट्स मौजूद हैं, लेक्चर वीडियो मौजूद हैं। तो ये मैंने अपना पोर्टफोलियो बताया। तो मैंने ये 3 साल में जितना कुछ किया ये मेरा पोर्टफोलियो। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो होता क्या है। आप एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं तो एक डिग्री एक प्रोग्राम के अंदर जो कुछ आपने किया वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो इज़ अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट हैज़ बीन सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो एक टीचर अपने स्टूडेंट का जो वर्क है, अब ये वर्क क्या होता है, टीचर स्टूडेंट को असाइनमेंट देता है, वो भी उसका पोर्टफोलियो। उसमें अच्छी असाइन, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, कोई उसने मॉडल बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो बहुत अच्छी होती हैं, वो टीचर रख लेता है, स्टोर कर लेता है एक फ़ाइल के अंदर। अच्छा, इसी तरह आपको कोई होमवर्क दिया गया, क्लास वर्क दिया जाता है, कोई असाइनमेंट दी जाती है, आपको कोई किसी डिबेट के किसी जो है वो अदबी मुकाबला जात में आपकी कोई पोजीशन आती है, आप कोई स्केच, ड्राइंग, पेंटिंग अच्छी बना लेते हैं, स्पोर्ट्स में आपकी अच्छी पोजीशन है, आप जो है नात, तिलावत, सिंगिंग ये अच्छा कर लेते हैं, तो उसकी आपको जो सर्टिफिकेशन आपकी हुई है, कोई अवार्ड मिला है, वो आपका टीचर उसमें रख लेता है। मतलब एक बच्चे ने जो कुछ एक तालीमी साल के अंदर किया होता है ना,
वो उसका पोर्टफोलियो कहलाता है। और टीचर उसकी हर परफॉर्मेंस को एक फाइल के अंदर रख रहा होता है। यहाँ पे उसके बिहेवियर का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा, उसकी परफॉर्मेंस का, जो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। और कल को जब आपका सेशन एंड होगा तो टीचर उसी फाइल को उठाएगा, उसमें से चीज़ें ऑब्जर्व करके, यूनिवर्सिटी के टीचर अक्सर लोगों के फेस के मार्क्स देते हैं, और मतलब उनको पता होता है कि ये बच्चा क्लास में अच्छा बोलता रहे, आप देखेंगे उनके जो है वो A ग्रेड्स होंगे, बाकियों के B C ग्रेड यहाँ पे वो फिर रखते हैं। क्यों? उन्हें पता होता है कि इसकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा थी। तो यानी स्टूडेंट ने जो कुछ किया कराया होता है ना एक साल के अंदर, तालीमी साल में या सेमेस्टर में, वो उनका पोर्टफोलियो कहलाता है। और मॉडर्न बता रहा हूँ, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये जो हम ट्रेडिशनल असेसमेंट करते हैं इसका रिवाज ख़त्म हो रहा है। टीचर पोर्टफोलियो असेसमेंट पे आ रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, और हम जो है वही मतलब पेपर वर्क पे हैं अभी तक कि जी बच्चे सवाल लिख के देंगे और बिल्कुल वही जो हमने उनको लिखवाया या किताब में जो डेफिनेशन है तो अभी पूरे नंबर मिले। तो ये पोर्टफोलियो होता है, और इससे जो असेसमेंट की जाती है अब एंड पे उसको हम पोर्टफोलियो असेसमेंट बोलते हैं, और ये अथेंटिक होती है। अथेंटिक अब क्या भला है भाई? अथेंटिक से मुराद हतमी, फाइनल, अच्छी, वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। इससे मुराद प्रैक्टिकल असेसमेंट, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट को हम अथेंटिक असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक तो बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस हमारे पास आ रही होती है, हर रोज़ उसकी कोई ना कोई एक्टिविटी हम रख रहे होते हैं। अच्छा, इससे बच्चे की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस किस एरिया के अंदर है, वो तिलावत में है, नात में है, वो राइटिंग के अंदर है, वो स्पीकिंग के अंदर है, वो स्पोर्ट्स के अंदर है, कहाँ पे है, रिसर्च में है, कहाँ पे है, तो वो हमारे पास आ रही होती है। तो और तीसरा ये है कि इससे हम स्टूडेंट के ग्रेड्स भी देख लेते हैं एंड पे जाके। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, प्रोसेस या वर्किंग पोर्टफोलियो, जो हम क्लास में टास्क बच्चे को देते हैं ना, वही फिर हम उनसे आंसर शीट या जो शीट्स जिन पे वो काम करते हैं वो लेके रख लेते हैं। ये हमारी प्रोसेस या वर्किंग पोर्टफोलियो कहलाती है। शोकेस, इसमें वो परफॉर्मेंस होती है जो सारी क्लास से, सारे स्कूल से हट के होती है, इसको हम शोकेस पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। कोई ऐसी उसने पेंटिंग बना दी, कोई ऐसी स्पीच, कोई ऐसा ऐसे, कोई ऐसी पोएम उसने लिख दी, नज़म, गज़ल, शेर लिख दिया तो कोई और नहीं लिख सकता, तो वो अब उसका शोकेस पोर्टफोलियो बन जाएगा सबसे बेस्ट। फिर डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो, बच्चे के जो इम्तिहानात होते हैं ना, तो वो भी कोई टेस्ट, क्लास का टेस्ट ले लिया, कोई लिखाई का टेस्ट, इमला का टेस्ट, इस तरह छोटे छोटे टेस्ट क्लास में टीचर जो लेता रहता है, तो उनका रिकॉर्ड वो जो रखता है ना, वो डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो कहलाता है। इससे अब क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग इम्प्रूव होती है, बच्चे की जो लर्निंग प्रोग्रेस है वो टीचर मॉनिटर कर लेता है, बच्चे के बेस्ट वर्क का, बेस्ट एरिया का उसको पता चल जाता है। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, कि बच्चा फ्यूचर में किस फील्ड में बड़ा होकर क्या बनेगा, तो हम गेस करते हैं, ठीक है, उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो इस पोर्टफोलियो से हम एप्टीट्यूड भी परफॉर्मेंस जो है वो गेस कर लेते हैं कि ये बड़ा होकर पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ठीक है, डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, स्पोर्ट्समैन बनेगा, क्या बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा। तो इससे बच्चा खुद भी रिफ्लेक्शन कर रहा होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसके ये है इस असेसमेंट की, टीचर के पास टाइम इतना नहीं होता कि हर बच्चे की हर रोज़ एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके अपने पास रखे। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था जी। कोई बात समझ ना लगी हो या ज़्यादा समझ लग गई हो तो आप सब पूछ सकते हैं जी। सर मेरे एक जनरल क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए जी। अच्छा सर, मेरा मास्टर है किसी और सब्जेक्ट में ना, अब मैंने बीएड 1.5 की और एमएड 7 की हुआ है, तो क्या मैं लेक्चरर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी अच्छा, चले आपके क्वेश्चन से पहले एक बात, हमारा जो रेगुलर सेशन है इंशाल्लाह ताला 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से इंशाल्लाह ताला, जिंदगी रही तो। 4000 आपकी फीस है, 65 डेज रोज़ाना आपको पीडीएफ नोट्स, रोज़ाना आपको वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर नहीं होंगे, ये सुन लें बात। फिर बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि आपने सुबह ये कहा था, ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग रहेगी ऐसे ही। जिस पैटर्न पे आपने 2 लेक्चर लिए, इसी पैटर्न पे मेरे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। आपको इसी पैटर्न पे लेक्चर, मेरे ही रिकॉर्ड किए हुए लेक्चर आपको मिलेंगे, 65 लेक्चर होंगे मैक्सिमम, ठीक है। और उनके डेली नोट्स पहले दिए जाएंगे, फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा,
इसी वक्त ही 7 साढ़े 7 के दरमियान। और फिर उसके साथ ही आपको टेस्ट भी भेज दिया जाएगा, या फिर हम ये प्लान करेंगे कि टेस्ट अगले दिन आपको भेजें। ठीक है, लेक्चर आज भेज दिया तो टेस्ट अगले दिन, ताकि आप जो है अगले दिन तक पिछले वाले लेक्चर को सुन लें, पढ़ लें अच्छी तरह, और फिर जो है टेस्ट को अटैम्प्ट कर लें। टेस्ट आपका गूगल ड्राइव बेस्ड ही होगा, जैसे आज होना है या जैसे कल हुआ था, इंशाल्लाह ऐसे होंगे। फिर उसके बाद 25 डेज आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगी, आपके 50 मार्क्स के जो है वो टेस्ट होंगे गूगल ड्राइव बेस्ड, वो भी डेली टेस्ट होंगे। उसमें हम सिलेबस डिफाइन कर लेंगे और उन्हीं में से फिर आपके टेस्ट लेते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो 4000 फीस होगी जी टोटल सेशन की। 90 डेज का ये सेशन बन रहा है। कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता हो तो ग्रुप में सारी डिटेल जो है वो मिल जाएंगी आपको। 1 तारीख तक आप जो है वो फीस अपनी जमा करवा के हमारे रेगुलर ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। और किसी को फीस में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, मिसाल के तौर पर सर मैं 2 या 3 तक पे कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता, इस तरह के कोई भी इश्यूज़ हैं, आप जो है बगैर किसी झिझक के आप रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको हर तरह से अकोमोडेट किया जाएगा। बाकी फ़ीस में कंसेशन कि मेरा नहीं ख्याल कि FSC की ना मैट्रिक की मैं बताऊं अगर आपको, हमारे बखर में 1500 फीस है एक सब्जेक्ट की, 1 माह की। तो मतलब मैट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। FSC की आई थिंक 2000 यहाँ चल रही है एक सब्जेक्ट की। तो बड़े शहरों में तकरीबन मेरे ख्याल में 3000 से 3500 या 4000 पर सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो हमने तो बहुत ही माकूल फ़ीस रखी है, और वो भी 3 माह के लिए रखी है। तो बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स किया कि सर हमारे प्रॉब्लम है। हाँ, जिनके वाकई बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम्स हैं, हालात ऐसे हैं, तो वो ज़रूर जो है वो इस तरह की बात करें। बाकी हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि हम आप पे बोझ डालें ही ना। तो इसके अलावा किसी का सेशन के हवाले से, आज के लेक्चर के हवाले से क्वेश्चन है तो आप पूछ लें जी। सर मैंने पूछना है। पूछें। सर आपने बताया कि असेसमेंट की भी जो टाइप्स हैं, मतलब समेटिव, फॉर्मेटिव, वही इस तरह की। तो आगे जो आपने थर्ड लास्ट स्लाइड शो की थी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, उसमें भी सेम लिखा हुआ है, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, हाँ, फॉर्मेटिव। ये क्यों लिखा हुआ है जी? वेरी गुड। ये ये क्यों लिखा इसका हुआ है? क्या डिफरेंस है? ये क्यों लिखा हुआ है? बहुत सारी किताबों के अंदर जो आप कोर्स पढ़ेंगे ना किसी B.Ed का, M.Ed का, तो वहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है, असेसमेंट की टाइप्स, इवैल्यूएशन की टाइप्स। ठीक है, तो ये सर हालांकि असेसमेंट तो प्रोसेस है और इवैल्यूएशन उसकी वही जजमेंट बात है। सुने। कुछ ऑथर्स ने क्या किया हुआ है कि असेसमेंट को उन्होंने ये असेसमेंट की टाइप्स बताई हैं, और जो ऑब्जेक्टिव बुक्स जितनी भी मार्केट के अंदर या वेबसाइट्स पे आप जाएंगे ना, इवैल्यूएशन की टाइप्स लिखें, आपको यही 4 नज़र आएंगी। आप उन्हीं वेबसाइट पे दोबारा असेसमेंट की 4 टाइप्स लिखें, आपको यही नज़र आएंगी। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि भाई असेसमेंट की भी यही 4 टाइप्स लिखी पड़ी जाती हैं, इवैल्यूएशन की भी यही लिखी जाती है, लेकिन मैंने आपको बेसिक थीम इनका बता दिया है। बट पेपर में अगर सवाल आ जाता है कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट कितनी है, तो 4 है। यही बात वो इवैल्यूएशन की पूछ लेते हैं, तब भी आपने ये 4 लिखनी है, और ये पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, बेसिक थीम मैंने डिफरेंस बता दिया आप लोगों को। साथ हमारी मजबूरी मैं आपको बताऊं, एक बड़ी क्या लें कि अजीब सी सिचुएशन होती है पेपर के अंदर। आप जाके देखते हैं कि जो चीज़ गलत होती है वही पेपर में जो है वो आंसर की होती है, जवाब वही दुरुस्त जवाब लिखा होता है। रीज़न क्या होती है, हमारे जितने भी पेपर बनते हैं ना, उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सब्जेक्टिव कंटेंट लेके टेस्ट बनाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बल्कि मेजॉरिटी जो पेपर सेटर हैं वो क्या करते हैं, 3-4 MCQs की बुक्स, जो उनके साथ एजुकेशन के लोग होते हैं वो तो 2-3-4 MCQs की बुक्स ले ली मुख्तलिफ पब्लिशर से, और उनके MCQs उठा के पेपर में दे दिए। ऐसे ही होता है। या वेबसाइट से क्वेश्चन सर्च किए, 10-15 उधर से दे दिए, 15-20 जो है वो बुक से दे दिए, 2-4 मेहनत करके वो लिख देते हैं। अब अलमिया ये होता है कि जो चीज़ सही नहीं होती वो भी उनको साझा है, वो इतना हेडेक लेते ही नहीं है कि जी थोड़ा सा देख लें कि सवाल का जवाब हम ठीक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी अपनी एक ऑब्जेक्टिव बुक तैयार की है, जोन ऑफ एजुकेशन 4th एडिशन। तो उसमें मैंने कोई 5 से 6 बुक्स के सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, और वेबसाइट के क्वेश्चन लिए हैं, और ओपन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन लिए हैं। तो ये तकरीबन वो 13,500-14 हज़ार क्वेश्चन टोटल बनते हैं। तो उनको मैंने सबको ब्लेंड किया हुआ है ताकि पेपर में जिस तरह की स्टेटमेंट मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मौजूद है,
अगर वो आपके सामने आती है तो उसका दुरुस्त जवाब कौन सा कैसे आपने चूज़ करना है। तो ये सारा सीन है, तो इसलिए जहाँ पे इस तरह की चीज़ें मैंने हों तो आप लोग पूछ लेंगे, इंशाल्लाह मैं बता दिया करूँगा कि ये चीज़ इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये सर प्रीवियस ये पेपर जो है क्या सॉल्व किया मिलेंगे? थे साहब तो उसमें ये पूछते थे कि ये पोर्टफोलियो लिखें, मीन्स के असाइनमेंट जैसे देते हैं ना, तो वो मतलब वो तो एक बुक टाइप दे देते हैं, और पोर्टफोलियो मीन्स के समझ नहीं आई होती क्या थी। अच्छा, कोई इनको पोर्टफोलियो बता सकता है जिसको समझ आई हो? सर एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स टोटल सिंपल सी बात, बहुत एकेडमिक अच्छी तरह रिकॉर्ड। डिफाइन कर दिया मुजाहिद साहब ने कि एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट, बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है, जो भी उसने किया है पूरे साल के अंदर, वो उसका पोर्टफोलियो बन जाएगा। इन सब ये आपने कल जो है ना हमें दिया था आपने इसकी एजुकेशन और आज आपने असेसमेंट तो अभी जो आप कह रहे हैं कि आपके सामने लेक्चर किए जाएंगे तो उसमें कोई पैटर्न फॉलो किया जाएगा कि तस्वीर चलेंगे या ऐसे ही मतलब जैसे आज स्टार्ट हमने कल कहीं से किया था और आज असेसमेंट पे पहुंच गए तो यही तरतीब रखी जाएगी या कोई पैटर्न होगा कि पहले ये नहीं, चीज कवर करेंगे फिर आगे? जी आपके सवाल को मैं एड्रेस करता हूँ। ये पहली बात है कि ये डेमो लेक्चर थे, हमारे रेगुलर लेक्चर नहीं थे। पहला आपके सवाल का जवाब ये है। तो डेमो में साफ ज़ाहिर है, फिर आपको अगर एक ही बात उसी को मैं लेके चलता तो मैंने ज़रूरी समझा कि थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, कि नया टॉपिक होना चाहिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये ना हो कि सिर्फ इस एक लेक्चर को की जो प्रेजेंटेशन है हो सकता है वो मैं अच्छी कर लेता हूँ, दूसरे की ना कर सकता हूँ, तो बाद में आपको परेशानी हो कि जी एक लेक्चर इस टॉपिक पे तो उस वक्त तो इस तरह से एग्जांपल दी गई और अगले टॉपिक्स को ऐसे घसीटा गया, ठीक है, रेगुलर सेशन के अंदर। एक तो इसका ये रीज़न होती है। दूसरी बात, जो दूसरा क्वेश्चन है कि आगे कैसे काम चलेगा, तो भाई आगे एक मुकम्मल पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, ठीक है, यानी एक चैप्टर स्टार्ट होगा वो एंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो एंड हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे हम चलेंगे, स्टार्ट टू एंड। आपके टोटल 12 चैप्टर बनते हैं, तो 12 के 12 चैप्टर को मतलब एक चैप्टर शुरू किया जाएगा एंड फिर अगला शुरू होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक टॉपिक कहीं से उठा के दे दूँ, एक कहीं से, ऐसे नहीं होगा जी। ठीक है, यही कंफर्म कर रहा था मैं क्योंकि ये हमारी जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और बाकी जो ये है सारे तो उसमें पैटर्न होगा तो मतलब नहीं बिल्कुल पैटर्न होगा। पैटर्न के बगैर तो साफ जा रहे आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगी। अगर मैं एक लेक्चर कहीं और से दूं, दूसरा कहीं और से, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, आप तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। सीक्वेंस में होंगी चीजें इंशाल्लाह। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर। कंटिन्यूअस असेसमेंट को फॉर्मेट समेटिव असेसमेंट का पार्ट इसमें ऐड किया, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कंटिन्यूअस असेसमेंट शुड बी द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज़ दिस इज द ऑनगोइंग ना। सो अच्छा ज़ैनब, कैन यू इस तरह है, ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि हम जो है ना वो क्या करते हैं, 3 दिन का कोर्स ऑफर कर रहे हैं सपोज, ठीक है, किसी भी आपको कोई शॉर्ट हैंड कोर्स करवा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो आज पढ़ा है ना उसका आज ही टेस्ट होगा, कल जो पढ़ा है उसका कल ही टेस्ट होगा, परसों वाले का परसों टेस्ट होगा, और तीनों स्कोर आपके मिला के आपको क्या क्या दे दिया जाएगा, फाइनल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आप पंजाब से हैं तो आपको पंजाब की नई पॉलिसी पता होगा पैक की, कि उन्होंने पूरे साल के इम्तिहान को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसकी डेडलाइन भी दे दी है कि पहले 3 माह बाद ये होगा, अगले 3 माह बाद ये होगा, अगले 3 माह बाद ये आपका इम्तिहान होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट से मुराद ये है कि इसमें हम जो है, जो आप देखें, जो ड्यूरिंग आप टीचिंग लर्निंग वो टेस्ट ले रहे होंगे ना, अगर वो आपके फाइनल में शामिल नहीं है तो वो आपका समेटिव असेसमेंट नहीं है। ये एक बात क्लियर रखिएगा कि जो टेस्ट आप ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग टीचिंग कर रहे होते हैं ना, अगर उनके स्कोर फाइनल टेस्ट में शामिल नहीं है, फाइनल आपके रिजल्ट के अंदर, वो समेटिव नहीं हो सकते।
यही कंटिन्यूस असेसमेंट अगर आपकी फाइनल जो आपको डिग्री दी जाएगी, अगर वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली या डेली टेस्ट के स्कोर आपकी फाइनल रिजल्ट के अंदर शामिल नहीं होंगे, देन हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रही है। बट अगर आपके इन पेपर के एंड पे होने वाले, अब साफ ज़रा जो टेस्ट होते हैं ना कोई भी, वो मैंने कहा कि एवेलुएशन या समेटिव एवेलुएशन वो एंड पे होती है, तो ये लेक्चर के बाद डेली टेस्ट लिया जा रहा है सपोज, तो इसका मतलब ये इवेलुएशन ही हो रही है ना, आपकी एंड पे हो रही है, और चाहे वो डेली बेसिस पे भी हो रही है। तो इसकी दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो या तो इसके स्कोर आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर शामिल किए जा रहे हैं, तब भी ये सबमिटिव होगा, और दूसरा ये है कि अगर ये एक चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, वो ख़त्म कर देता हूँ एक दिन में या एक हफ्ते के अंदर, उसके बाद उसका मैं टेस्ट लेता हूँ हर संडे को, तो ये फिर आपकी जो है वो क्या कहलाएगी, ये भी समेटिव बन जाएगी ना, कि आपने एक चैप्टर मुकम्मल करा लिया, उसके बाद आप टेस्ट ले रहे हैं। क्लियर ये बात? जहाँ तक मैं समझती हूँ तो एक जी हेलो जी जी जहाँ तक मैं समझ, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप बच्चों से टेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब अगर ये फाइनल स्कोर में शामिल नहीं किए जा रहे हैं तो इट शुड बी द फॉर्मेटिव असेसमेंट, पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, बिकॉज इसके जरिए क्या होता है कि बात तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर तो आप उसको उसमें शामिल नहीं कर रहे तो फिर तो ये आपकी फॉर्मेटिव हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको उसके स्कोर को फाइनल रिजल्ट में शामिल कर रहे हैं, आपका कोर्स का ड्यूरेशन इतना छोटा सा है, तो फिर वो आपकी फॉर्मेटिव हो जाएगी अगर उसको शामिल नहीं करेंगे तो। सेकंड थिंग सर, मैं बात कर सकती हूँ अगर टाइम नहीं है तो जी, कोई यहाँ से आज के लेक्चर के हवाले से कोई है क्वेश्चन तो पूछें आप, कोई इररिलेवेंट है तो वो फिर बात पूछें जी। हाँ, कल से यही सोच रही थी क्लास लेने के बाद से, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम एंड तो मतलब शुरू में बिस्मिल्लाह, फिर तिलावत कुरान, और उसके बाद नात शरीफ, फिर क्लास का सेशन। मुझे तो अगर मैं इसको मतलब ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, तो बाकी एग्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो मैं बहैसियत मुसलमान मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह से, फिर कुरान की तिलावत से, फिर रसूल मकबूल से, तो फिर बहुत ही दिल को सुकून हो रही है अच्छे से। लेकिन बीइंग अ टीचर या अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह वी विल बी द टीचर, सो उस एंगल से देखा जाए तो हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में सिर्फ RPWD एक्ट को सिर्फ मद्देनजर रखना लाजमी नहीं है, डाइवर्सिटी को भी लेना होता है, इसमें आपके माइनॉरिटीज भी होते हैं, इक्विटी का ख्याल रखना होता है। तो व्हाट इफ उनके एंगल से ये सही है? अच्छा, आपका एक सवाल है कि क्या एक मुसलमान को क्रिसमस के इवेंट में शामिल होना चाहिए? जी, एक मुसलमान को क्रिसमस इवेंट में शामिल होना चाहिए, केक काटना चाहिए? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, आप मतलब एक टीचर से आप नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, बतौर टीचर। सपोज आप एक टीचर हैं और आपको आपके स्टूडेंट क्रिश्चियन है, वो आपसे कहते हैं कि आप आ जाएं, हमारा क्रिसमस इवेंट है और केक काटेंगे, तो आपको शामिल होना चाहिए? तो ठीक, देखें इंक्लूजन की बात हो रही है, तो आपको इंक्लूड होना चाहिए वहाँ पे। ठीक, मेरे बात हो रही है स्टूडेंट्स है और स्कूल में केक कटिंग उन्होंने सेरेमनी रखी है, तो मुझे शामिल, मैं समझती हूँ कि मुझे ये माय ओन पर्सपेक्टिव, राइट, तो मुझे शामिल होना चाहिए। आपको अगर शामिल आप हो सकती हैं, आप इसको इंक्लूजन समझती हैं कि आप एक मुस्लिम हैं और आप एक नॉन मुस्लिम के इवेंट में शामिल होके आप समझती हैं कि ये आपका पर्सपेक्टिव ठीक है, तो उसी तरह मैं भी समझता हूँ कि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल बिलीव्स हैं, तो हम तो इसको बायसे बरकत समझते हैं, तो मैं भी यही समझता हूँ कि दूसरी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है तो उनको भी इंक्लूड होना चाहिए। बिल्कुल, इट्स ओके सर, मैंने कहा ना कि ये माय ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव। हाँ, वो आपका पर्सपेक्टिव अपनी जगह पे ठीक है। तो अगर आप ये समझती हैं कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर आप क्रिश्चियन के किसी फंक्शन में या होली में आपके स्टूडेंट आपको इनवाइट करें, आप जा सकती हैं, तो फिर उसी तरह उनको भी आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए एज अ इंक्लूजन
ठीक है पाकिस्तान में है, हम मेजोरिटी में, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मेजोरिटी में हैं, तो फिर माइनॉरिटीज का थोड़ा सा नहीं। इसमें ना इसमें कोई इसमें ये बात नहीं है, हमने किसी को मजबूर नहीं किया कि हम तिलावत कर रहे हैं वो सुने वो ना सुने, म्यूट कर दे। हमने ये कोई कंपल्शन तो नहीं है कि वो लाजमी तिलावत हमारी सुने। कोई नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो सुने। वो मेरी इस क्लास के अंदर 4 से 5 हिंदू बच्चे बच्चियां मौजूद हैं। ये जो आपने क्वेश्चन किया है, तो मेरी क्लास में 4 से 5 बच्चे बच्चियां जो हिंदू हैं, सिंध से बिलोंग करते हैं, वो मौजूद हैं। वो शायद सुन भी रहे होंगे, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करता, बट उनको पता है कि मैं पर्सनली उनके साथ कैसे मेरी डीलिंग है। बट ये हमारा एक बिलीव है। आपने देखा होगा आपके प्राइम मिनिस्टर केक काट रहे हैं, आपके मजहबी रहनुमा मौलाना अशरफ, क्या नाम है उनका, अशरफ क्या नाम है, ताहिर अशरफी, वो क्रिसमस का केक काट रहे हैं। परसों की बात है, कल की बात है। तो देखें, अगर वो सब कुछ उधर पॉसिबल है तो आई थिंक इधर भी होना चाहिए। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर ये प्रीवियस पेपर जो जी जी यू सेशन करवाते, मेरी इंटरव्यू होने वाली है हमारी इधर के पीसी की एसडीओ के लिए। इंटरव्यू के लिए तो मुझे ऐसा इनबॉक्स कोई कीजिएगा। सेशन इंटरव्यू का सेशन हमारा होता है, आपको मैं गाइड कर दूंगा प्लीज इंशाल्लाह ताला। आप इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो तीनों टाइप्स हमने पढ़ी हैं, फॉर्मेटिव, इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक, अगर हमसे पूछा जाए कि फॉर्मेटिव को फॉर्मेटिव क्यों कहते हैं, समेटिव को समेटिव क्यों कहा जाता है और डायग्नोस्टिक को डायग्नोस्टिक क्यों कहा जाता है, तो इसका हमें आंसर क्या देना चाहिए? अच्छा देखें, मतलब अगर फॉर्मेटिव हाँ, है तो हम डायग्नोस्टिक का मैंने करते हैं, देखें तो बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ सुने ना आप, बड़ी सिंपल सी बात है। डायग्नोस्टिक मैंने कहा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डायग्नोज करते हैं, पहले टेस्ट करता है, बाद में ट्रीट करता है। ठीक है, पहले क्या करता है जी सर, डॉक्टर आपको चेक करता है, उसके बाद डायग्नोज करता है, देन जो है वो आपको ट्रीटमेंट देता है। डायग्नोसिस किसको कहते हैं? तशखीस को। तशखीस के बाद इलाज होता है। तो ये भी तशखीस होती है एक बच्चे की कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसलिए हम उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं कि पहले बच्चे को डायग्नोज किया जा रहा होता है कि उसको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम, इसमें हम मेडिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो मेडिकल में डायग्नोसिस ही होता है ना, तो इसलिए इसको डायग्नोसिस कहते हैं। अच्छा दूसरा क्या पूछा? समेटिव। अब समेटिव का जो लफ्जी मतलब होता है ना, इसका होता है खुलासा। ठीक है, यानी सबमेशन, ओवरऑल जो एंड पे जो रिजल्ट्स आपके होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबमेशन, खुलासा या समेटिव, ये इसको हमने ये नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि सब कुछ सम अप करने के बाद हम बच्चे की असेसमेंट करते हैं। सब कुछ सम अप करने के बाद हम क्या करते हैं? बच्चे की असेसमेंट करते हैं, इसलिए इसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने पूछा फॉर्मेटिव का। ठीक है, फॉर्मेटिव का जो लफ्जी मतलब होता है ना, कि जब कोई चीज बन रही होती है ना, ड्यूरिंग, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्मेटिव। ठीक है, यानी आप यूं कह लें कि किसी चीज की डेवलपमेंट जब हो रही होती है ना, उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बोलते हैं ना। अब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, बच्चा कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम इसको फॉर्मेशन से फॉर्मेटिव रखते हैं, इसका नाम हमने रखा हुआ है। ये फॉर्मेशन से निकला है, फॉर्मेशन से हमने बनाया फॉर्मेटिव। फॉर्मेशन होता है बनना और फॉर्मेटिव बनाने वाला। तो ये जो असेसमेंट होती है ना फॉर्मेटिव, इसमें हम बच्चे का कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं। इसमें हमारा मकसद उसका कॉन्सेप्ट समझना नहीं होता, वो समेटिव में जाके समझते हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, इसलिए इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, कोई और सवाल? जी सर, ये एचएम के जो प्रीवियस पेपर है वो सॉल्व किए हुए मिलेंगे? ये बुक है मेरी, जोन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव एडिशन ना, 4th एडिशन, उसके अंदर ये सारे मौजूद हैं। थैंक यू सर। जी, कोई और सवाल जी किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। वालेकुम सलाम। सर ये आपकी बुक बहावलपुर से मिल सकती है? नहीं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। 033280555905
आप इस पे अपना एड्रेस भेज दें, ये आपको आपके होम एड्रेस पे भेज दी जाएगी। जी वालेकुम अस्सलाम, जी पूछिए क्या सवाल है आपका। सर आपने ये जो असेसमेंट की टाइप्स करवाई हैं, इनमें जो समेटिव असेसमेंट होता है वो एट द एंड ऑफ द क्लास होता है, एंड ऑफ द टॉपिक होता है, यहाँ के चैप्टर, या हम कह सकते हैं कि जब पूरी बुक हो जाए तो उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। आप एक टॉपिक को मुकम्मल करते हैं, उसके बाद जब आप असेसमेंट करते हैं समेटिव है। एक यूनिट के बाद आप करते हैं, यूनिट कंप्लीट हो गया, वो भी समेटिव ही होगी। ठीक है, सही है सर। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि हम बच्चों को एक दिन पढ़ाते हैं, उस दिन जो भी वर्क कंप्लीट करवाया, फिर अगले दिन हम सुबह सुबह ही आके उस प्रीवियस टॉपिक में से उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या फॉर्मेटिव में होगा या फॉर्मेटिव में होगा? वो हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है, तो ये बेसिकली हमारी समेटिव नहीं होती, क्योंकि हम प्रीवियस को न्यू के साथ जब लिंक करते हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अब याद रखिएगा, पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान वाली असेसमेंट फॉर्मेटिव कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ उसी लेक्चर के एंड पे जो आप सवाल करेंगे वो समेटिव बन जाएगी। बट ये जो आप कह रहे हैं कि आपने कल पढ़ाया, फिर आज आपने जो पढ़ाना है तो उसके साथ उसको लिंक करने के लिए या प्रीवियस जज करने के लिए सवाल कर रहे हैं, तो ये हम कहते हैं, इसको प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं, प्रीवियस नॉलेज जज करने के लिए। ठीक है, जिसमें प्रीवियस नॉलेज जज किया जाता है, उसको न्यू के साथ लिंक किया जाता है। या इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, रेडीनेस टेस्ट। ये हम रेडीनेस टेस्ट करते हैं। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और कोई सवाल जी?